हेलो स्टूडेंट, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 9th षष्ठी के अंतर्गत आपका टॉपिक है यूरोप में समाजवाद। तो समाजवाद के संदर्भ में आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। समाजवाद क्या है, इसकी क्या स्वरूप था, यूरोप में किस तरह समाजवाद कैसे आगे बढ़ा। तो समाजवाद एक विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा जो समानता पर आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देता है। इस व्यवस्था में सामाजिक लेवल पे किसी के साथ किसी भी रूप में भेदभाव न हो, समाज पर सभी उत्पादन के साधनों पे समान अधिकार होना चाहिए। तो समाजवाद एक विचारधारा है, एक मनोस्थिति है जो यूरोप में पनपा और तीव्र गति से चारों तरफ फैल गया। तो इस विचारधारा के क्या स्वरूप थे, किस तरह से किन परिस्थितियों में यह विचारधारा उत्पन्न हुआ या लोगों के मस्तिष्क में आया और आगे चल के ये पूरे क्षेत्रों में फैल गया, संपूर्ण यूरोप में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में फैल गया। तो इस विचारधारा के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं समाजवाद की विचारधारा के संदर्भ में। जैसा कि यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि समाजवाद की विचारधारा किस रूप में थी, कैसी थी, उसका स्वरूप क्या था। तो सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ समझेंगे कि समाजवाद का अर्थ क्या है। आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक, यहाँ बिंदु है कुछ, आर्थिक है, सामाजिक है और राजनीतिक है। समानता के लक्ष्य को सम्मुख रखकर, यानी समानता का जो लक्ष्य रखा गया है, किन किन क्षेत्रों में समानता का लक्ष्य रखा गया है। जैसे आर्थिक है, तो आर्थिक का तात्पर्य है समाज में आर्थिक स्थिति इस तरह से हो, समाज में सभी लोगों की स्थिति एक जैसी हो। यह नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, कोई बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए। समाज में इस तरह से व्यवस्थाएं क्रियान्वित की जाएं कि आर्थिक समानता बनी रहे। सीधे एक लाइन में कि समाज में इस तरह से आर्थिक क्रियाओं का संपादन किया जाए, इस तरह से व्यवस्थाएं हों आर्थिक रूप से कि समाज में आर्थिक समानता बनी रहे, गरीब और अमीर के बीच दूरी ज़्यादा न बढ़ने पाए। तो इस तरह से आर्थिक समानता को क्या रखा गया, लक्ष्य रखा गया कि इस तरह से आर्थिक समानता के लक्ष्य को रख के कि आर्थिक समानता ही रहेगा, इसी को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए समाज की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि समाज में आर्थिक समानता बना रहे, ज़्यादा अमीर और गरीब के बीच दूरी न होने पाए। अगला लक्ष्य क्या मान के रखा गया, सामाजिक लक्ष्य। सामाजिक लक्ष्य क्या है, समाज में किसी भी तरीके की किसी भी रूप में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ सामाजिक समानता का लक्ष्य रखा गया है, यानी समाज में किसी भी प्रकार से किसी भी लोगों के मध्य भेदभाव की स्थिति न बने। हर देश में, हर समाज में ये स्थिति होती है जहाँ पे वर्ग के आधार पे, जात के आधार पे, नस्ल के आधार पे विविध रूपों में भेदभाव की स्थिति बनती है, हर देश में, हर समाज में। तो यहाँ समानता का भी लक्ष्य रखा गया है कि यहाँ समानता के लक्ष्य का मतलब कि किसी के साथ सामाजिक लेवल पे कोई भेदभाव न हो। तो सामाजिक समानता का भी लक्ष्य रखा गया। पहला लक्ष्य क्या रखा गया, आर्थिक लक्ष्य, यानी आर्थिक आधार पे समाज में समानता बनी रहे, अमीर और गरीब के बीच ज़्यादा खाई न बढ़ने पाए। ये नहीं कि अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाए, गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाए। तो जो लक्ष्य रखा गया आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। आगे देखेंगे ध्यान में रख के। नेक्स्ट है राजनीतिक समानता का लक्ष्य। राजनीतिक समानता का लक्ष्य आधुनिक व्यवस्था से है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से है। राजनीतिक समानता राजतंत्र में नहीं थी। लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, मतदान करने का अधिकार नहीं था, राजा की आलोचना करने का अधिकार नहीं था, चुनाव में किसी भी रूप में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह से किसी भी रूप में राजनीतिक समानता राजतंत्र में नहीं थी। लेकिन आधुनिक व्यवस्था में ये तीनों समानताएं हैं। तो समाजवाद क्या कहता है कि आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक इन तीनों को लक्ष्य रख करके, समानता के लक्ष्य के सम्मुख रखकर बनाई गई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जिस विचारधारा पर आधारित समझी जाती है उसे समाजवाद कहते हैं। यानी जिस समाज में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक समानता को लक्ष्य के सम्मुख रखकर बनाई गई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जिस विचारधारा पर आधारित समझी जाती है उसे क्या कहते हैं,
समाजवाद कहते हैं। तो इस तरह से जिस समाज में इस तरह की विचारधारा को लक्ष्य रखकर आगे की स्थिति को क्रियान्वित किया जाता है, सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर, सामाजिक और आर्थिक समानता को ध्यान में रख करके ये विचारधारा जो रखी जाती है, जो होती है, उसी को क्या नाम दिया गया है? समाजवाद का नाम दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक और सामाजिक व राजनीतिक किसी भी रूप में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन तीनों लक्ष्यों को, समानता के लक्ष्यों को ध्यान में रख करके जो विचारधारा आगे रखी जाती है या जो विचारधारा, इस विचारधारा पर आधारित जो व्यवस्था होती है, उसी को क्या नाम दिया गया? समाजवाद। आगे बढ़ेंगे हम लोग। समाजवाद, समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के विविध साधन होते हैं, तो उत्पादन के साधनों पर चंद व्यक्तियों के बदले सारे समाज के स्वामित्व की व्यवस्था को प्रमुखता दी गई है। कहने का तात्पर्य है जैसे उत्पादन के जो साधन हैं उस पर चंद व्यक्तियों का नियंत्रण होता है, चाहे उद्योग हो, फैक्ट्री हो, कोई भी संस्था हो, वहाँ पे कुछ लोगों का ही क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत कि उत्पादन के साधनों पर चंद व्यक्तियों के बदले सारे समाज के व्यक्तित्व या स्वामित्व की व्यवस्था को प्रमुखता की जाती है। तो समाजवादी व्यवस्था में समाजवादी विचारधारा क्या कहता है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज के सभी व्यक्तियों का स्वामित्व होना चाहिए। जैसे पूंजीपति की पूंजी लगी होती है तो श्रमिक की श्रम लगी होती है, तो इस तरह से ऐसे कंडीशन में जो उत्पादन के जो साधन हैं उस पर सबका नियंत्रण होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए। इस तरह से समाजवादी व्यवस्था उत्पादन के साधनों पर समाज के जो लाभ, मतलब जो समाज के जो स्वामित्व है इस व्यवस्था के अंतर्गत, वो सबको मिलनी चाहिए। समाज के स्वामित्व की व्यवस्था को प्रमुखता दी जाती है, यानी समाज के जितने भी व्यक्ति हैं सबका अधिकार होना चाहिए, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस व्यवस्था के अनुसार उत्पादन के साधन समाज के नियंत्रण में तथा समाज के लाभार्थ होने चाहिए, क्योंकि समाज की ही संपत्ति का वास्तविक स्वामी है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या दिया है? इस व्यवस्था के अनुसार उत्पादन के जो साधन हैं, तो उत्पादन के जो साधन हैं समाज के नियंत्रण, यानी समाज का नियंत्रण होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ उत्पादन के पश्चात जो भी लाभ मिलता है, तो उत्पादन के पश्चात जो भी लाभ मिलता है उसका जो है उस लाभ को क्या होना चाहिए? समाज के हित में होना चाहिए, समाज के लाभ में होना चाहिए, व्यक्ति विशेष के लाभ में नहीं होना चाहिए। जैसे उत्पादन के साधन के, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है तो उसका उत्पादन के जो साधन हैं या उत्पादन के जो लाभ हैं उस लाभ को पूंजीपति प्राप्त करता है व्यक्तिगत, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है? उस लाभ को समाज के हित में होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। तो इस तरह से समाजवादी विचारधारा जो है उत्पादन के पश्चात जो लाभ होता है उस लाभ को किसका अधिकार होना चाहिए? समाज के संपूर्ण लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि समाज ही संपत्ति का वास्तविक स्वामी माना गया है। तो समाज पर कोई भी संपत्ति होती है, कोई भी पूंजी उत्पादन की चीज़ें होती हैं, उस पर समाज का अधिकार है, इसलिए उसका जो लाभ होना चाहिए वो समाज के सभी लोगों के हित के लिए होना चाहिए, ना कि व्यक्ति विशेष के लिए होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रांसीसी क्रांति की सफलता के बाद कुछ चीज़ों को ध्यान में देंगे। यूरोप में सामाजिक परिवर्तन का युग स्टार्ट हुआ। ये कैसे हुआ? फ्रांस में क्रांति आई। फ्रांस में क्रांति आने के पश्चात हर देश में मांग उठने लगी सामाजिक समानता की, राजनीतिक समानता की, आर्थिक समानता की। कहने का तात्पर्य है कि पहले राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में न आर्थिक समानता थी, न सामाजिक समानता थी, न राजनीतिक समानता थी। तो जैसे जैसे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था समाप्त हो गया जिन जिन देशों में, और इसी कड़ी में फ्रांस में क्रांति होती है और वहाँ पे भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था समाप्त होती है। ऐसी परिस्थितियों में जब ये परिवर्तन हुआ तो हर देश में, पूरे विश्व में आर्थिक समानता की बात होने लगी, सामाजिक समानता की बात होने लगी, राजनीतिक समानता की बात होने लगी।
इस तरह से एक परिवर्तन का युग चल गया। इसी क्रम में रूस के संदर्भ में हम लोग देखेंगे, यूरोप के संदर्भ में, यूरोप में सामाजिक परिवर्तन का युग और रूसी क्रांति। इसी क्रम में आगे कि चूँकि ये समाजवादी विचारधारा स्टार्ट हो चुकी थी फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात यूरोप में, ये विचारधारा धीरे धीरे फैलने लगी, इनकी संख्या ज़्यादा होने लगी, लोग इस चीज़ को मानने लगे कि समाज में बदलाव आना चाहिए, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे परिवर्तन आना चाहिए, जो पुरातन व्यवस्था है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। पहले समानता की बात नहीं थी, पहले राजनीतिक स्वतंत्रताएं लोगों को नहीं प्राप्त थी, पहले सरकार के खिलाफ आलोचना करने का या चुनाव में प्रतिभाग करने का कोई अधिकार नहीं था, पहले आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा समाज में व्याप्त थी। इन सभी बिंदुओं पर ध्यान में रखकर लोगों के विचार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, लोग आंदोलित हुए और लोग जो है एक नए परिवर्तन की ओर बढ़ने लगे और समाज में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया इसी विचारधारा के फलस्वरूप। इसी क्रम में देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति की सफलता के पश्चात जो है सामाजिक परिवर्तन का युग चला। तो इसके संदर्भ में क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति की सफलता के पश्चात स्वतंत्रता व समानता के नैसर्गिक अधिकारों के विचारों का प्रसार सभी देशों में होने लगा। देखें, स्वतंत्रता व समानता हर व्यक्ति का एक नैसर्गिक अधिकार है, हर व्यक्ति को इससे मिलना चाहिए, लेकिन कुछ सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था ऐसी बनी, हर देशों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बनी, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में अपने को प्रतिष्ठापित करने लगा, स्वयं बोलता था कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, जो भी कार्य करूँगा, जो भी कानून बनाऊँगा, जो भी नियम बनाऊँगा वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में बनाऊंगा। इस तरह से ये व्यवस्था बहुत दिनों तक चलती रही, लेकिन जैसे जैसे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में निरंकुशता आ गई, शासक निरंकुश हो गए, उनके अत्याचार जनता पे बढ़ने लगे, समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव की स्थिति बनने लगी, लोगों के साथ दुर्व्यवहार होते थे, कभी जात के आधार पे, कभी नस्ल के आधार पे, कभी क्षेत्र के आधार पे। समाज में इस तरह की बहुत सारी विषमताएँ थी और इन सब परिस्थितियों में जैसे परिवर्तन आया, वहाँ पे क्रांति हुई फ्रांस में, और क्रांति के पश्चात पूरे विश्व में, केवल फ्रांस में ही नहीं इसका प्रभाव पड़ा, जैसा इसके पहले वाले टॉपिक जा चुके हैं आपके पास वीडियो में कि फ्रांस की क्रांति के पश्चात वैश्विक क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके पश्चात, इसके पहले समानता की बात नहीं थी, स्वतंत्रता की बात नहीं थी, किसी भी तरीके से राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं थी, लेकिन इस बदलाव के पश्चात, फ्रांस की क्रांति के पश्चात संपूर्ण विश्व में इन बिंदुओं पे लोग सोचने लगे, इन बिंदुओं पे लोग कार्य करने लगे कि समाज में समानता होनी चाहिए, किसी भी राष्ट्र में समानता पे आधारित व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो सामाजिक समानता हो, चाहे आर्थिक समानता हो या फिर राजनीतिक समानता हो। इन व्यवस्थाओं, इन समानताओं पे आधारित ही समाज होना चाहिए, इन व्यवस्थाओं पर ही आधारित राजतंत्रात्मक व्यवस्था के स्थान पे इन व्यवस्थाओं को आधुनिक लोकतंत्री व्यवस्था के आधार पे ये समानताएं होनी चाहिए। और इस रूप में इन सब चीज़ों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक था समाज में परिवर्तन आए, समाज में बदलाव आए, और आया भी। जहाँ जहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी वहाँ वहाँ पे परिवर्तन का दौर चला, लोगों ने क्रांतियाँ की, समाज में बदलाव की मांग होने लगी, और इस तरह से रूस में भी यही चीज़ आने लगा। यूरोप में भी फ्रांस की क्रांति के पश्चात वहाँ के जो सफल हो गया क्रांति, उसके पश्चात स्वतंत्रता व समानता के नैसर्गिक अधिकारों के विचारों का प्रसार सभी देशों में होने लगा, किसी व्यक्ति देश विशेष में नहीं बल्कि सभी देशों में होने लगा। यूरोप के सभी देश बदलाव के पक्ष में थे, लोग परिवर्तन चाह रहे थे, सामाजिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे, जहाँ जहाँ पे इस तरह की विषमताएँ थी, समस्याएं थी, इन सभी में क्या लोग चाह रहे थे, बदलाव चाह रहे थे, किसी भी तरीके से बदलाव आए और समाज एक नए दौर में गुजर रहा था। इस विचारधारा से रूस के बड़े भूभाग पर राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल मचा दिया। जब नई विचारधारा आती है, परिवर्तन का दौर शुरू होता है, तो जो पुरातन व्यवस्था होती है उसके खिलाफ लोग एकजुट होते हैं, पुरातन व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की स्थिति उस देश में बनती है। और जैसे फ्रांस में हुआ, आगे चल के यही स्थिति रूस में भी बनती है। रूस में भी परिवर्तन का दौर चला, वहाँ पे भी समानता और स्वतंत्रता की बात होने लगी, और इसी का परिणाम था कि सन 1917 की अक्टूबर क्रांति के माध्यम से कम्युनिस्ट ने रूस की सत्ता पर अधिकार कर लिया। ये विचारधारा इतनी प्रबल हो गई आगे चल के कि वहाँ की सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में आपने समाजवाद या समाजवादी विचारधारा क्या है, किस पर आधारित है, सामाजिक राजनीतिक समानता पर आधारित है जैसा कि आपने अध्ययन किया।
ये बदलाव क्यों आया, ये विचारधारा क्यों पनपी समाज में या तत्कालीन उस परिस्थितियों में, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी, ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण ये सारी चीज़ें उठने लगी। क्या ये जब विचारधारा जिस समय उठी, क्या उसके पहले समानता उस समाज में थी, समानता पे आधारित व्यवस्था क्या उस समय उस देश में थी, क्या उस समय राजनीतिक और आर्थिक समानता उस परिस्थितियों में उस समय थी, अगर थी तो किन रूपों में थी, अगर नहीं थी तो उसके क्या कारण थे। इन सब बिंदुओं पे आपने अध्ययन किया कि कैसे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में ये समानताएं नहीं थी और इसी के खिलाफ लोग एकजुट होकर के इस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़े और हर देश में हर जगह पे परिवर्तन आया और इसी का परिणाम रूस में भी था। रूस में भी समाजवादी विचारधारा तीव्र गति से उठी और वहाँ पे भी परिवर्तन का दौर प्रारंभ हुआ। तो आज का विषय वस्तु यहीं समाप्त करते हैं, फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।